मेरे इस चैनल पर सुनने वाले सभी श्रोताओं को और देखने वाले सभी दर्शकों को सादर सप्रेम नमस्कार। अभी 1857 से 1947 वीरमंगल पांडे से सुभाष चंद्र बोस तक का 90 वर्ष का ये कार्यकाल लिया है, संघर्ष का काल लिया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो कुर्बानियाँ हुई, जो बलिदान हुए, जो अपने साथी शहीद हुए, वो नायक और वो नायिकाएं, असंख्य अज्ञात जिनको इतिहास में कोई स्थान नहीं मिला और कोई उनको जानता नहीं। हमें बता दिया गया कि आज़ादी दो लोगों ने और एक पार्टी ने लेके दी है, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल अलग है। सच्चाई बिल्कुल ही इसके अपोजिट है। थोड़ा बहुत योगदान कहीं हुआ भी है तो उसके पीछे भी बहुत बड़ी साजिश थी। गांधी अंग्रेजों को सूट करता था और पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू बाप बेटा दोनों अंग्रेजों के स्पॉन्सर्ड लीडर थे। ये जब मेरी 300, 400, 500 सारी वीडियोस आप देख लेंगे, आप खुद कहना शुरू कर देंगे कि ये स्पॉन्सर्ड लीडर ने आज़ादी के बाद असल के क्रांतिकारियों को इतिहास का हिस्सा नहीं बनने दिया, इतिहास में कहीं उनका नाम नहीं आने दिया। और इन काले अंग्रेजों ने तो ये यहाँ तक बड़ा पाप किया, अंग्रेजों के साथ ये सौदा किया, अंग्रेजों के साथ ये सौदा किया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सुभाष जिंदा या मुर्दा जैसे भी मिलेगा हम आपको सौंपेंगे। ये उनकी कंडीशन थी, उनकी शर्त थी और ये साइन कर रहे थे। चूँकि किसी कांग्रेसी को मैंने कई बार ये प्रश्न किया है, कोई कांग्रेसी जेल में अत्याचारों के बाद नहीं मरा, कोई फांसी नहीं लगा, लीडर किसी कांग्रेसी लीडर को काला पानी की सजा नहीं हुई, कोई अंग्रेज की लाठी से नहीं मरा। लेकिन जिनको आराम से स्पॉन्सर्ड लीडर्स को वो जो सत्ता ट्रांसफर करके जा रहे थे, ट्रांसफर ऑफ पावर का जो एग्रीमेंट हो रहा था, उस एग्रीमेंट की एक शर्त ये भी थी कि सुभाष जिंदा या मुर्दा आप हमें सौंपोगे। अभी पीछे कुछ 3-4 मैंने जो आपको वीडियोस दी है 1924-25 का, वो बाल गंगाधर तिलक की कांग्रेस में एंट्री और क्रांतिकारियों के कानों में ये आना कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसी कोई सिंह गर्जना करने वाला कोई महाराष्ट्र का शेर कांग्रेस के अधिवेशन में आ रहा है। इसके बारे में डिटेल आपको सारा कुछ मैं बता चुका हूँ। लेकिन क्रांतिकारियों का वहाँ जाना और उसके बाद हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ का बनना, मीटिंग होना, शस्त्र संग्रह के लिए धन संग्रह करना और धन संग्रह के लिए जो चीज़ें सोची गई, प्लान की गई, उसी में आगे जा कर के सरकारी खजाने को लूटना, यानी काकोरी कांड का सारा प्लानिंग करना। उसके बारे में मैं डिटेल में आपको बता चुका हूँ और राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां के दो पार्ट में एपिसोड आपके सामने रख चुका हूँ। आज उसी खेल का एक खिलाड़ी, काकोरी कांड का, काकोरी का जो कारनामा था, करिश्मा था, उसका एक तीसरा खिलाड़ी मैं आपके सामने ला रहा हूँ। वो था राजेंद्र नाथ लाहिड़ी। ये वो तीसरे क्रांतिकारी थे उस सारे के बीच में जिनको जिनको फांसी की सजा हुई थी। फांसी की सजा पाने वाले तीसरे जो क्रांतिकारी थे उनका नाम था राजेंद्र नाथ लाहिड़ी। बंगाल के पवना जिले के मोहनपुर गांव में पैदा होने वाले राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, पिता का नाम क्षिति मोहन, अपने समय में जॉब करते हुए
बंग भंग आंदोलन एक हुआ था बहुत बड़ा। अंग्रेजों ने बंगाल को बांटने की कोशिश की थी, उसके दो हिस्से करने की कोशिश की थी। यद्यपि 47 में वो हुआ, वो एक अलग बात है, लेकिन उसके पहले बंगाल बहुत बड़ा प्रांत है और बहुत क्रांतिकारी है वहां पर, इसलिए इसको दो हिस्सों में बांटा जाए। उस कोशिश को नाकाम करने के लिए जो देशभक्तों ने उस समय आंदोलन चलाए, उस आंदोलन के अंदर क्षिति मोहन भी बहुत सक्रिय थे। और कितने बड़े देशभक्त थे वो इसी बात से पता चल जाता है कि अपने 9 वर्षीय बेटे राजेंद्र लाहिड़ी को उसके बड़े भाई के साथ वाराणसी में शिक्षा के लिए भेज दिया, अध्ययन के लिए, एजुकेशन फर्दर पाने के लिए। दोनों वहां रहने लगे। कितने वो महान पिता होंगे, उनको पता था कि बंगाल के बाद वाराणसी एक ऐसा स्थान है जो देश भर के क्रांतिकारियों का एक मुख्य केंद्र है। ये जानते हुए वो अपने दोनों बेटों को भेज रहे थे, जाओ वहां एजुकेशन लो और देशभक्तों के साथ जाके जुड़ो। कितने वो महान पिता रहे होंगे। बनारस में आने के बाद उनकी शिक्षा व्यवस्था ठीक चल रही थी, लेकिन ये राजेंद्र नाथ लाहिड़ी कुछ विलक्षण था, शिक्षा की दृष्टि से भी, स्वाध्याय की दृष्टि से भी, और बड़ी जल्दी ये लेखन के कार्य में लग गया। अध्ययन के साथ साथ लेखन का कार्य जो था, इसके लेख आने लगे। किस किस में? एक था वंग वाणी और एक था शंख। इन दो पत्रिकाओं के अंदर एक लेख इनके छपने लगे। और अग्रदूत नाम की पत्रिका का तो रेगुलर संपादन का कार्य करने वाले नियमित रूप से करने लगे। वहां जो एक साहित्य परिषद बनी, बंग साहित्य परिषद के नाम से, उसके ये सचिव भी बन गए छोटी आयु में। ये सब कुछ दिख रहा था और क्रांतिकारियों के साथ संपर्क भी अच्छे आ गए थे। बनारस में शचिंद्र नाथ सन्याल ने एक संस्था बनाई थी जिसका मैंने पिछले एपिसोड के अंदर बार बार जिक्र किया है, हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ। और एक बंगाल में अनुशीलन समिति, उसके अंतर्गत भी कितने क्रांतिकारियों ने बलिदान दिए, कितने लोगों ने उस सारे के अंदर जो काम किया। ये दोनों ही समितियां, वो बंगाल में ज़्यादा प्रसिद्ध थी, ये बनारस में हिंदुस्तान समाचार या हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ। इन दोनों के संबंध गहरे होने लगे, क्रांतिकारी पूरे देश के वहाँ मिलने लगे और इन दोनों संस्थाओं को मिला दिया गया। एकता हो गई आपस में कि बड़े दुश्मन के साथ बड़ा मुकाबला करना है तो अपना संगठन भी बड़ा चाहिए भाई। और उस एकता के बाद जो संयुक्त नाम रखा गया, उसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। और ये संस्था को बनाने के बाद बनारस जिले का काम राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को सौंप दिया गया, जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं। बनारस में वो काम हर प्रकार से लेखन के द्वारा, अपने क्रियाकलाप के द्वारा और भागदौड़ करके नए नए क्रांतिकारी बनाने का जहाँ तक संबंध है, पुराने पहले से काम कर रहे क्रांतिकारियों के साथ संबंध जोड़ने का काम, ये बड़ा युद्ध स्तर के ऊपर राजेंद्र नाथ लाहिड़ी का चल रहा था। और एक बात और ध्यान में रखनी पड़ेगी कि ये बनारस में सक्रिय थे काकोरी से पहले। शाहजहांपुर में राम प्रसाद बिस्मिल ने जो मीटिंग बुलाई थी काकोरी का स्टेशन के ऊपर सरकारी खजाना लूटने की, उस मीटिंग के अंदर राम प्रसाद बिस्मिल ने राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को बनारस से बुलाया था। वो भी उस मीटिंग में थे और उस पूरे गेम के अंदर, पूरे खेल के अंदर सक्रिय लीडिंग रोल प्ले करने वाले। और 2 को तो फांसी हो चुकी थी, अब ये तीसरे
उस कांड के बाद ये उनके हाथ में नहीं आए थे। बनारस से, शाहजहांपुर से बनारस और बनारस से सीधा ये कलकत्ता चले गए। कलकत्ता के इससे पहले वो जो काकोरी के लिए तय हुआ था, सहारनपुर से लखनऊ की जो गाड़ी थी उस पर कौन कहां से चढ़ेगा, कौन क्या वेपन्स लेके चढ़ेगा, कौन क्या वो जो बॉक्स था मनी बैग्स वाला, वो जो उन्होंने लेना था, लूटना था, उसको कौन तोड़ेगा, ये सब तय हो चुका था। लेकिन काकोरी, शाहजहांपुर से कौन चढ़ेगा ये भी तय था। 7 लोग चढ़े थे। 3 लोग जो काकोरी स्टेशन से चढ़े और 100-200 मीटर के बाद ये फिर होना था जो हो गया। लेकिन काकोरी से जो 3 चढ़ने वाले लोग थे, उन 3 में एक राजेंद्र नाथ ये लाड़ी थे। काकोरी स्टेशन से दूसरे दर्जे का 2nd क्लास का टिकट खरीद कर उस स्टेशन से चढ़ के 100 मीटर के बाद वो जो तमाशा किया था, एक ड्रामा किया था, ओ मेरा जेवर का बॉक्स कहाँ रह गया, अच्छा ओहो वो तो पिछले स्टेशन में रह गया, और उठ करके जंजीर जिसने खींची थी वो राजेंद्र नाथ लाड़ी था। जिसकी जंजीर खींचने के बाद गाड़ी रुकी थी वो राजेंद्र नाथ लाड़ी था। और उसके बाद ये जो 3 लोग दूसरे दर्जे में चढ़े थे और अशफाकुल्ला खां भी उनके बीच में थे, ये तीनों लोग गाड़ी से नीचे उतर करके इन्होंने अपना अपना मोर्चा संभाल लिया था। कोई खिड़कियां बंद करो, कोई बाहर नहीं देखेगा, जो देखेगा उसको उड़ा दिया जाएगा। आगे की घटना मैंने कई बार आपको कई एपिसोड्स के अंदर, आज उसको रिपीट नहीं करूंगा। ये कलकत्ता गए थे बनारस से, पुलिस तो पीछे थी, अब बनारस में तो नहीं रह सकते थे। बहुत कुछ डिस्क्लोज हो चुका था, बहुत मुखबिर भी हो चुके थे, बहुत लोग पकड़े जा चुके थे, बहुत लोगों को सजाएं हो चुकी थी, आजीवन कारावास, आजीवन काला पानी, फांसी। उस सारे खेल के अंदर ये नहीं पकड़े गए थे। ये बनारस से कलकत्ता के दक्षिणेश्वर मंदिर में के आसपास के इलाके में इन्होंने अपना एक सेंटर बना लिया। दक्षिणेश्वर मंदिर का संबंध स्वामी विवेकानंद के साथ भी मैंने, जब स्वामी विवेकानंद का एक एपिसोड बीच में दिया था तो उसके अंदर मैंने बताया था कि कलकत्ता के दक्षिणेश्वर मंदिर में ही रामकृष्ण परमहंस के साथ उनकी जो भेंट हुई थी, जो ऐतिहासिक बन गई, जो जब तक रहेगा समाज, सृष्टि, देश, तब तक स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस की वो भेंट, और उसके बाद जो कुछ हुआ जैसा हुआ। दक्षिणेश्वर मंदिर में केंद्र बना करके ये अपनी एक्टिविटीज आरंभ कर दी और वहां क्या करने लगे, बम बनाने का काम सीखने लगे। बम बनाने का काम सीखने का लक्ष्य और भी था कि उत्तर प्रदेश में जाकर कई शहरों के अंदर लोकल बम बनाने की फैक्ट्रीज, घरों के अंदर मैं बनाऊंगा। पूरी तैयारी कर ली थी, पूरी तैयारी हो गई थी, और ये इस लक्ष्य के साथ जो बम बनाने का काम कर रहे थे, वो उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े पैमाने पर बम बनाने का मतलब था कि एक बहुत बड़ा अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध था, बहुत बड़ी चुनौती थी, और एक ही दिन में अलग अलग लोग बम लेकर के अलग अलग शहरों के अंदर जहां जहां अंग्रेज होंगे उड़ा देंगे और भारत माँ को मुक्त कर देंगे, स्वतंत्र करा देंगे। मुझे लगता है कि आज मैंने यहाँ से आरंभ किया और इनको कलकत्ता के दक्षिणेश्वर मंदिर तक इनकी यात्रा, और फिर किस लक्ष्य के साथ वहाँ बम बना रहे थे, क्या इनके मन में था, आगे इनकी फांसी तक की जो यात्रा है, कहाँ पकड़े गए, कैसे पकड़े गए, और कैसे केस चला, और उस केस के अंदर क्या इनको दंड मिला, और इनका आखिरी श्वास तक कितना सजीव जीवन था। वो कहते हैं ना, कौन कितना जिया ये महत्वपूर्ण नहीं है,
महत्वपूर्ण ये है कि कौन कैसे जिया, कैसे जिए ऐसे ये महान आत्माएं, महान लोग जिन्होंने सर्वस्व निछावर कर दिया, पूरे मन के साथ, तन के साथ, धन के साथ, पीछे मुड़ के नहीं देखा। लेकिन जब दुख होता है, जब उनका नाम हमें कहीं नहीं सुनने को मिलता, ये मैंने एक प्रयास आरंभ किया है कि मैं ऐसे सारे अज्ञात महान आत्माओं को, ऐसे नायक और नायिकाओं को जिनको इतिहास में स्थान नहीं मिला, लोग जानते तक नहीं, मैं उनको आपके सामने लाऊं, कभी गीत के माध्यम से, कभी कविता के माध्यम से, कभी संबोधन के माध्यम से। ऐसे 400-500 अनसंग हीरोज, नायक और नायिकाओं को मैं आपके सामने लाने वाला हूँ। मैं तो राजा सिंध के राजा दाहिर से लेकर सुभाष चंद्र बोस तक एक बहुत बड़ी श्रृंखला, बहुत बड़ी पंक्ति है ये। मैं भी सारे कहाँ पेश कर पाऊंगा, मैं लगा हूँ। प्रभु की मेरे ऊपर कृपा बनी रहे और मैं इस मिशन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपके सामने लाने का प्रयास करूंगा। मैं ये दावा नहीं कर सकता कि मैं सारे के सारे लोगों को आपके सामने ला सका, पर ये भी जितने मैं आपके सामने ला रहा हूँ, आपने नाम तक नहीं सुने हुए, और जिन 5-7-10 के आपने नाम सुने हैं उनके बारे में भी आप कुछ नहीं जानते, और मोर देन 100 जो अभी मैं दे चुका हूँ, इनको आप बिल्कुल नहीं जानते, हम बिल्कुल नहीं जानते, पूरा देश बिल्कुल नहीं जानता, विदेशों के अंदर बैठा हुआ भारतीय वो नहीं जानता, जो उन्होंने असल में इस देश की आज़ादी के लिए, भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता रूपी देवी के हमें दर्शन कराने के लिए, स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ के अंदर अपने आप को आहुत कर गए, हम नहीं जानते। मेरा ये प्रयास है कि उन सबको मैं आपके सामने समय समय पर लाता रहूं। काकोरी के ही बाकी अन्य साथी जो हैं वो ये तीसरे साथी मैंने आपके सामने रखे हैं। ये कल के एपिसोड के अंदर मैं इनका बचा हुआ जो जीवन था और बचा हुआ जो अल्पकाल के अंदर जितना बड़ा वो कार्य करके गए वो मैं कल रखूँगा, और ऐसे ही 8-10 जो इनके साथ 10 साथियों को, 7 और साथियों को एक एक करके मैं आपके सामने ला रहा हूँ, और ऐसा उसके आगे और बढ़ेंगे, और इस देश की स्वतंत्रता के लिए काम आने वाले उन सारी महान आत्माओं को, मौन तपस्वियों को, नीम के पत्थरों को, जिनके कारण आज़ादी मिली। और हमें बताया गया कि आज़ादी 2 लोगों ने लेके दी, एक अंग्रेजों को सूट करता था और दूसरा अंग्रेजों का स्पॉन्सर्ड था। मेरी वीडियोस देखने के बाद आप खुद कह उठेंगे, बोल उठेंगे कि देश के साथ किन गद्दारों ने किस किस समय देश को कहाँ कहाँ बेचा है। वो बेचने का काम आज भी कुछ दिखने को मिलता है। सत्ता के बाहर बैठे हुए लोग वो सत्ता पाने के लिए घटिया से घटिया क्या क्या वो कर सकते हैं, कहाँ कहाँ बिक सकते हैं, पार्टी की पार्टी बिक सकती है, पार्टी का लीडर बिक सकता है। ये इनके इन पराक्रम, ये लोकतंत्र के नाम पर नोट तंत्र, वोट तंत्र, गिरोह तंत्र, गुंडा तंत्र और गद्दारी का जो नया तंत्र शुरू हुआ है, जिहादियों का और माओवादियों का जो नया शुरू हुआ है, ये समय समय पर मैं आपके सामने ला रहा हूँ, लाता रहूँगा। मेरा अगर ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।